पहले से एक लेफ्ट विंग का इकोसिस्टम है, एक बाहर की ताकतों का एक इकोसिस्टम है। तो उनके लिए जब कोई लोग काम करते हैं तो उन लोगों को सपोर्ट सिस्टम मिलता है एक पूरा का पूरा। उन लोगों को डिग्रीज भी मिल जाती हैं, उनको फेलोशिप्स मिल जाती हैं, स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, अदर देन दैट मैक्सेसे अवार्ड जैसे अवार्ड्स मिल जाते हैं, बहुत कुछ मिलता है। और मतलब आपने जितना करा है उसका आधा भी नहीं करा होता, उस पर मिल जाता है, सिर्फ अंग्रेजी में बोलने, कुछ भाषण देने, ये सब। तो क्या राष्ट्रवादी लेखकों को ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम कहीं से कुछ मिला कि मतलब उनका घर चल सके कम से कम, या कोई नौकरी लग सके, या कोई पैसा या फंडिंग या कहीं से कुछ ऐसा? क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इन लोगों को मिल पाया अब तक? ना, अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं मिल पाया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हर बार एक ऐसे व्यक्तित्व का इंटरव्यू ले रहे हैं जिन्होंने भारत के लिए कुछ अलग किया है, कुछ अनूठा किया है। इसी श्रेणी में दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि लेखकों में नाम सुने होंगे, लेखकों में आप लोगों ने सुना है सुमित्रा नंदन पंत जी हुए, या महादेवी वर्मा हुई, या मुंशी प्रेमचंद हुए। तो ये लोग साहित्यकारों में एक बहुत बड़े नाम हैं। तो दोस्तों, आज से 50 साल बाद, 40 साल बाद जब लेखकों के नाम आएंगे तो अभी एक नई विद्या का, एक नई जो मीडिया है उसका उदय हुआ है, वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स भी उस तरह के लेखक, उस तरह के जाने माने सेलिब्रिटीज माने जाएंगे जब 40 साल बाद इन चीजों पर स्टडी होगी, इन चीजों पर पीएचडी होगी। तो इसी तरह से आज हमारे साथ एक मेहमान है, सुरेश चिपलूनकर जी, जो कि उज्जैन से हैं। जब सोशल मीडिया जस्ट स्टार्ट हुई थी इंडिया में, जब फेसबुक वगैरह स्टार्ट हुई थी, उस समय सुरेश चिपलूनकर जी के 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। आज लोग पैसा देते हैं इस चीज के लिए कि इतना रुपया ले लो, हमारे फॉलोअर बढ़ा दो, तब भी 1,000, 2,000, 5,000 कर पाते हैं। इनके हर एक पोस्ट के फेसबुक पर जो शेयर जाते हैं वो हजारों में जाते हैं, कई सारे लाइक्स जाते हैं, कमेंट्स जाते हैं। और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो मीडिया की न्यूज को पलट लेता है। आज के समय में ऐसा है, मीडिया बहुत सालों से गलत न्यूज दिखा रही थी, और मीडिया जब गलत न्यूज दिखाती है और कोई व्यक्ति तथ्यों के साथ सोशल मीडिया पर रख देता है और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो वो मीडिया तक को माफी मांगनी पड़ती है। ये हालत आज न्यू मीडिया की है। तो सुरेश चिपलूनकर जी से ही जानते हैं कि उनके जीवन का सफर कैसे रहा, कैसे उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू करा, कैसे उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू करी, और कैसे उनको लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ। जी सुरेश जी, नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्कार शिवम जी, और सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। जी सुरेश जी, तो आप बताइए कि कैसे आपका सोशल मीडिया का सफर शुरू हुआ, कैसे आप इतने लोकप्रिय होते चले गए लोगों में, और कैसे लोगों का मतलब आप पर इतना भरोसा बढ़ता गया कि इतने फॉलोवर्स, इतने कमेंट्स, इतने लाइक, शेयर्स, ये सारी चीजें। जी हाँ, जी हाँ। एक्चुअली सबसे पहले शुरू में मैं अखबारों में लिखा करता था। मैंने दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नई दुनिया, इनमें काफी लेख लिखे। और करीब 1993 से लेकर और 2003 तक 10 वर्ष तक मैं अखबारों में लिखता रहा। 2003 आने के आते आते ये स्थिति हो गई थी कि राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी विचारों को धीरे धीरे कूड़े के डब्बे में डाला जाने लगा। लोग, मैं इस टाइप के लेख लिखता था जब राष्ट्रवादी वाले, तो 10 लेख छप भेजता था, तो उसमें से 2 छपते थे और 8 कूड़े के डब्बे में चले जाते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होना चाहिए मेरे पास, जहां मैं केवल अपने मन की बात लिख सकूं और मैं ही वहां का पूरा एडमिन रखूं। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उस समय 2003 तक नहीं था। उस समय ऑर्कुट वगैरह खूब चलते थे, ये चलते थे, लेकिन जिसे राजनीतिक लेखन जिसे कहते हैं हम लोग, मेरा ज्यादातर लेखन राजनीतिक ही रहा है। तो उस समय ऐसे ही कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म था नहीं। लेकिन 2004 आते आते, 4 और 5 आते आते मुझे ब्लॉगिंग के बारे में, एक ब्लॉगर प्लेटफॉर्म जो होता है उसके बारे में काफी जानकारी कुछ मिली इस बारे में। और मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना लिखना सर्च करना शुरू किया कि ब्लॉगर प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे ब्लॉगिंग की जाती है। उस समय के जो पुराने हमारे नाम थे, हमारे साथी जिन्होंने मेरे काफी गाइड किया, जो संजय बेंगानी जी हैं, उसके बाद रवि रतलामी जी हैं, या जितेंद्र चौधरी जी हैं, ये सब मतलब हिंदी ब्लॉगिंग के हम उनको पुरोधा कह सकते हैं। और हम लोगों ने आपस में सब मिलजुल के ही सीखना शुरू किया था कि इसको कैसे शुरू किया जाए। तो 2007 में मेरा पहला ब्लॉग आया था। आज से करीब समझ लीजिए 14-15 साल पहले की बात है।
2006 के अंत में, 2007 में पहला ब्लॉग मैंने लिखा था, और उस समय अंग्रेजी में लिखा था, क्योंकि उस समय हिंदी में लिखना आता नहीं था कि हिंदी कैसे लिखा जाए। उस समय तक हिंदी इतनी डेवलप भी नहीं हुई थी कंप्यूटर पर कि 2006 में या 2007 में कि हम लोग हिंदी कैसे लिखें, इसके बारे में कोई विशेष ना हमको गाइडलाइंस थी, कुछ नहीं थी। लेकिन टाइपिंग का इशू था, फॉन्ट्स का इशू था उस समय बहुत ज्यादा। बहुत 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 इशू था। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों ने आपस में बैठ के बातचीत करना शुरू की, आपस में एक दूसरे से चर्चा करना शुरू की है, उस समय याहू चैट हुआ करता था, हमने याहू चैट एक ग्रुप बनाया था, तो याहू चैट में हम लोग आपस में बात करते थे कि हिंदी में कैसा लिखा जाए। तो उन दिनों एक जो हमारा इंदौर से नई दुनिया छपती है, उसी के जो विनय छजलानी जी हैं, उन्होंने एक पोर्टल शुरू किया था, वेब दुनिया। अभय छजलानी जी के बेटे विनय छजलानी, वो टेक्निकल हैं, उन्होंने वेब दुनिया शुरू किया था। उन्होंने उसमें सबसे पहले हिंदी इंट्रोड्यूस किया था। उसी के जस्ट साथ साथ आगे पीछे ही rediff.com ने भी हिंदी का अपना फॉन्ट इशू किया था। तो इन दो वेबसाइटों पर हम लोग क्या करते थे, पहले उन वेबसाइटों को खोल के वहां पे हिंदी में टाइप कर लेते थे फोनेटिक, वहां से कॉपी पेस्ट करके फिर ब्लॉगर में हम ले जाते थे या एमएस वर्ड में ले जाते थे। तो ये हमारा 2006-7 में ये चलता रहा। सात जब 2007 खत्म होते होते हमको लगने लग गया कि हाँ, अब हम लोग हिंदी में काफी सक्षम हो सकते हैं। उसी समय गूगल भी धीरे धीरे हिंदी की तरफ समझ में लग गया था कि हिंदी के मार्केट बहुत अच्छा, हिंदी का मार्केट है और हिंदी के ब्लॉगर जो हैं ये काफी आगे बढ़ेंगे। तो गूगल ने भी धीरे धीरे उस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से हमारे मतलब सोशल मीडिया की यात्रा कह सकती है, हमारी शुरुआत ये हुई थी कि हम 2007 के अंत आते आते मैंने हिंदी में अच्छा लिखना शुरू कर दिया था। और बाकी 2005 तक तो ये लोग जिसकी दो तीन नाम जो मैंने गिनाए हैं, उन लोगों ने 2005 तक तो काफी लिखना शुरू कर दिया था और हिंदी का भी शुरू कर दिया था। उसके बाद 2007 का अंत आते आते हमारे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, श्रील गुप्ता, डॉक्टर मैथिली गुप्ता हैं दिल्ली में, उनके बेटे, उन्होंने ब्लॉग वाणी करके एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म शुरू किया था। उस प्लेटफॉर्म पे सारे ब्लॉगर को उन्होंने जोड़ा था, हिंदी के देश के जितने ब्लॉगर थे। उस समय मुझे याद है करीब 2008 या 2009 अंत आते आते हम लोग करीब करीब 300-400 ब्लॉगर्स आपस में जुड़ गए थे, और सभी हिंदी प्रेमी थे और सब चाहते थे कि हिंदी में लिखा जाए, सब एक दूसरे की मदद करते थे। उस समय ऐसा कोई वो नहीं था कि किसका क्या पॉलिटिकल विचार है, कुछ नहीं लगता था। हम लोग सब आपस में हंसते खेलते थे, बातचीत करते थे और विभिन्न विषयों में ब्लॉगिंग किया करते थे। ये हमारी मतलब ब्लॉगिंग की मेरी यात्रा यहाँ से शुरुआत हुई थी। तब मैंने अखबार छोड़ दिया था लिखना अखबारों में। 2005 के बाद मैंने अखबारों की तरफ मुड़ के देखा भी नहीं। उसके बाद से लगातार मैं ब्लॉगिंग करता रहा 2007 से लगभग 2014 तक, 8 साल करीब मैंने ब्लॉगिंग की। और फिर फेसबुक पर मैं आया 2010 में ऑर्कुट छोड़ के। और जब फेसबुक शुरू हुआ तो मतलब मैंने शुरू किया 2010 में, उस समय इतने फॉलोअर्स वगैरह नहीं थे और फेसबुक भी इतना लोकप्रिय कम हो पाया था। जब 2011 में बाबा रामदेव का आंदोलन शुरू हुआ था, जिस समय बाबा रामदेव दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया 2011 में, जिसमें अजीत केजरीवाल वगैरह शामिल हुए थे, सभी को याद है उस समय बड़ा भारी आंदोलन हुआ था। उस समय 2011 से मैंने एकदम फेसबुक पर अपनी सक्रियता तेज कर दी थी। और 2011 से आज 2021 हो गया, पिछले 10 वर्षों में मैं फेसबुक पर लगातार सक्रिय हूँ। और अब मेरा ब्लॉगिंग तो काफी कुछ कम हो गया है क्योंकि अब समय नहीं मिल पाता है, लेकिन फेसबुक पर मैं पिछले 10 साल से सक्रिय हूँ। मुझे याद है कि हम लोग भी उसी समय 2010 के समय में फेसबुक पर कनेक्ट हुए थे, मिले थे, जब राजीव दीक्षित, जी हम लोग स्वदेशी में काम करते थे, आप भी स्वदेशी पर लिखते थे। और जी हाँ, जी हाँ। मतलब कई वर्षों से एक जो कहते हैं कि एक राष्ट्रवादी विचार की जो लोग बात करते थे, भारतीय विचार की बात करते थे, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिल पा रही थी। बहुत कम था। जो एक समय था जब थोड़ा बहुत तो चल भी जाता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब लोगों ने बिल्कुल देखकर हटाना, मतलब जैसे मक्खी निकाल कर फेंकते हैं कि ये इसका विचार बिल्कुल राष्ट्रीय, इसका विचार भारतीय है, सनातन संस्कृति की कुछ बात कर रहा है, मतलब इसको तो फेंक दो। तो वो बिल्कुल भी शायद जो आपके साथ इकट्ठे हुए थे वो सब भी उसी विचार के लिखते होंगे, तो वो सब एक साथ इकट्ठे, क्योंकि सबकी यही पीड़ा थी कि हमारा विचार क्यों नहीं जा रहा है। इवन ऐसा नहीं कि बिल्कुल। पोंगा पंडित गिरी कर रहा है, कोई कोई सच भी बोल रहा है, वो भी नहीं जाने दे रहे थे। तो इसके हाँ सोशल मीडिया आने से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन सभी लोगों को मिल गया, और उनके ऑलरेडी हाँ। व्यूअर्स थे, क्योंकि देश में भी ऐसे सोचने वाले बहुत लोग थे कि इस विचार का हम्म, हमारे आंसर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, हमारे धर्म पर कोई सवाल उठा रहा है, भारत पर उठा रहा है, तो वो तो आ रहा है, सब जगह छप रहा है, मिल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, लेकिन जो जवाब दे रहे हैं उनके इंटरव्यू, उनके आंसर्स नहीं आ रहे। तो जैसे ही आप, और हाँ जी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हम लोग थे उस समय 2007-8 में, सब लोग हिंदी प्रेमी थे और उन दिनों अंग्रेजी अखबारों का बड़ा बोलबाला हुआ करता था। आज की तारीख में
हिंदी का इतना वर्चस्व जो हुआ है, वो 2002 से लेकर 2008 तक की जो हम लोगों ने मेहनत की है, 6 साल, वो आज जो हिंदी का हम सोशल मीडिया पे वर्चस्व देख रहे हैं, वो वर्चस्व उन 6 सालों की मेहनत का नतीजा ही है। और हम चाहते थे कि हिंदी का वर्चस्व बढ़े और अंग्रेजी का वर्चस्व कम हो, और हम लोग सब उसी दिशा में काम करते रहे। और उन 7 और 8 में जो हमने जो ब्लॉगिंग की है, वो हमने विभिन्न विषयों पर ब्लॉगिंग की है। और अखबारों में ये सब चीजें छपती नहीं थी। अखबार वाले या तो पॉलिटिकल छापते थे, या सोशल छापते थे, या फिर वो अपना खाना बनाओ और नारी और ये शक्ति इस टाइप के छापते थे। तो जबकि हमने सोशल मीडिया पे हमने विभिन्न विषयों पर लिखा, केवल राजनीतिक में नहीं लिखा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आंदोलन तेज हो गया 11 में, उसके बाद से हम पूरी तरह से हम राजनीति की तरफ मुड़ गए। बाकी 2007 से 2011 तक हमने बहुत अलग अलग विषयों पर लिखा, फिल्मों पे लिखा, क्रिकेट पे लिखा, ज्योतिष पे लिखा, वर्णमाला पे मेरे 2-4 लेख हैं। इवन यहाँ तक कि मेरे 3 लेखों का सीरीज जो है, वो शवदाह के ऊपर है। शवदाह कैसे किया जाता है, श्मशान में कैसे जाते हैं, श्मशान में क्या क्या किया जाता है, मृतदेह के साथ क्या किया, ऐसा पूरा 3 लेखों की एक श्रृंखला है। ऐसे लेख कभी अखबारों में छपते नहीं है। ये सब चीजें ब्लॉगिंग पे आई, और ब्लॉगिंग आने के कारण ही लोगों को भरोसा हुआ कि नहीं यार, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसपे हम अपने मन से कुछ भी अपनी मर्जी का लिख सकते हैं। और भले 1000 लोग पढ़े, 2000 लोग पढ़े, लेकिन मन में संतुष्ट रहती थी कि हमने अपना विचार वहां तक पहुंचाया। वरना अखबारों में भेजते थे और वो कूड़े में फेंक देते थे। और इंटरनेट भी एक तरह से लाइब्रेरी की तरह हो गया है कि मतलब जैसे बच्चा पहले लाइब्रेरी में बुक्स में ढूंढता था, वो सर्च करता है कि इसका आंसर है क्या, तो हर विषय पर उसको कंटेंट चाहिए। और जब आप जैसे लोगों ने हिंदी में लिखना शुरू किया, कंटेंट देना शुरू किया, तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स जो अमेरिका से आए थे, उनको मजबूर होना पड़ा कि हिंदी की एक लिपि बनाई जाए, पूरी की पूरी एक जो लिपि हाँ डेवलप की, जिसको इंडिक कीबोर्ड हम बोलते हैं, यूनिकोड बोलते हैं। ये सारा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदी का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, डिमांड बढ़ रही थी, तो सप्लाई उनको करना ही था, भले ही वो व्यापार के बिल्कुल। करें। लेकिन आप लोगों ने कम से कम उतना वर्चस्व बढ़ा दिया। बल्कि उसके पहले ऐसा होता था कि हिंदी वाला भी लिखना चाहता था तो सोचता था इंग्लिश में लिखूं, जैसे कि आपने भी पहला ब्लॉग मजबूरी में इंग्लिश में लिखा था। तो उसके पहले सभी लोग ये सोचते थे कि इंग्लिश में लिखें तो शायद ज्यादा लोग सुनेंगे, समझेंगे। बट इस मिथ को आपने तोड़ा, और हिंदी के आपके लिखने के बाद जितने फॉलोअर्स हैं, उतने अंग्रेजी के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और राइटर्स के, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों के नहीं है। तो ये एक चीज बड़ी है, मतलब लोग, उनको भी समझ में आया कि देश की जनता भी भाषा, मातृभाषा चाहती है, राष्ट्रभाषा जो है, मतलब जो हमारे देश की भाषाएं हैं उनमें पढ़ना चाहती है। तो और जी हाँ, जी हाँ। सबसे और एक अनूठी बात आपके लेखन की है कि लोग क्या लेख लिखते हैं इतने बोरिंग से, कि वो रिसर्च पेपर जैसे लेख लिख देते थे, कि वो कहानी टाइप लिख दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो उसको पढ़ना कोई नहीं चाह रहा था। आपने कुछ एक कॉमेडी शैली में लेख लिखे, तो मतलब उसको मजेदार सा बनाकर उसमें कुछ नए शब्द डाल दिए। और आपकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके लेखन में, ब्लॉग्स में कभी गालियां नहीं होती। आप मतलब जी हाँ। अपमान भी करते हो तो वो मजाक के तौर पर करते हो, उसमें कभी कोई अब्यूसिव शब्द नहीं है, उसको बदलने की कोशिश नहीं है। तो ये एक जी बहुत ही हाँ। अद्भुत चीज थी, और ये न्यू मीडिया की चीज है, न्यू मीडिया पर जो नई तरीके से आई है। तो ये बहुत ही एक हाँ जी। जी। तो इसके बाद आपका सफर बढ़ता चला गया और आपने राजीव मल्होत्रा जी की एक किताब भी हिंदी में ट्रांसलेट की है, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। जी हाँ। जी। राजीव मल्होत्रा जी से मेरा संपर्क बाबा सत्यनारायण मौर्य जी के थ्रू हुआ था। बाबा जी मेरे अच्छे मित्र हैं, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी। वो इंदौर में रहते हैं, उनसे मेरा काफी संपर्क रहता है। उनसे, उनके थ्रू मेरा संपर्क हुआ था, क्योंकि मैंने काफी अनुवाद का कार्य पहले किया था। उसके बाद जब उन्होंने कार्य देखा, तो डॉक्टर वहाँ उज्जैन में, अपना यूएस में उनके मित्र रहते हैं, उन्होंने मेरा नाम सुझाया कि इस नाम से आप संपर्क करें। तो उनको एक अपनी किताब जो है, विभिन्नता, जिसे बीइंग डिफरेंट इंग्लिश में थी, जो बीइंग डिफरेंट, विभिन्नता, उसको मैंने शुरुआत करना शुरू किया था। और उनके संपर्क की वजह से ही मुझे वो काम मिला था, और उसमें काफी लोगों को काफी पढ़ने में मजा आया था। असल में वो विषय इतना क्लिष्ट है, और उनकी भाषा राजीव मल्होत्रा जी की अंग्रेजी इतनी कठिन है कि उसको ट्रांसलेट करने में मेरी हालत खराब हो गई। लेकिन मुझे काम करने में बहुत मजा आया, उनको काम करने में। तो राजीव मल्होत्रा जी का वो किया था मैंने। और ब्रेकिंग इंडिया के एक और एक किताब है, भारत विखंडन, ब्रेकिंग इंडिया के नाम से है। उसका एक पहला चैप्टर मैंने किया था, बाकी फिर दूसरे चैप्टर दूसरे लोगों ने किए थे। और उसमें उसकी भाषा काफी सरल थी, क्योंकि जो तमिलनाडु के जो राष्ट्रवादी लेखक हैं, डॉक्टर अरविंद नीलकंदन, उनने काफी कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो उनकी भाषा काफी सरल है अंग्रेजी की, राजीव मल्होत्रा जी के मुकाबले। बाकी राजीव जी की वो किताब विभिन्नता करके मुझे बहुत आनंद आया है। और मराठी से हिंदी तो मैं काफी पहले करता रहा हूँ।
अभी आज भी कर रहा हूँ। मराठी से भाषा से हिंदी के काफी कई लेख किए मैंने। तो अनुवाद का काम तो ऐसा चलता रहता, साथ साथ चलता रहता था। और अनुवाद मेरी एक तरह से आजीविका भी है, क्योंकि केवल फोटोकॉपी की दुकान से तो काम चलता नहीं है। तो अनुवाद तो आवश्यक हो गया था, तो अनुवाद एक तरह से आजीविका भी है, शौक भी है, और नाम भी मिल जाता है। वो सच में बहुत कठिन है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लेखों के इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश किए हैं। तो जब एक लेख का अनुवाद करना इतना टफ होता है कि घंटों लगते हैं, तो एक किताब का अनुवाद करना, वो भी एक इंडियन राइटर की नहीं, जो आदमी यूएस में इतने साल रहा है, उसकी इंग्लिश किस लेवल की है। और मैं जानता हूँ राजीव जी को, क्योंकि वो एंथ्रोपोलॉजी के टर्म्स भी यूज कर देते हैं, हिस्ट्री के भी यूज कर देते हैं, साइंस के, मॉडर्न साइंस, क्योंकि वो खुद कंप्यूटर का वो सब कर चुके हैं, कंपनीज चला चुके हैं। तो उन सब का जी, अनुवाद कर पाना और बिल्कुल बहुत वैसे कठिन, वो भी समझ आए, वो बहुत टफ होता है। तो आपने उस समय बहुत बहुत कठिन। कर दिया, और वो हिंदी में भी उनकी पुस्तकें ट्रांसलेशन में आई, वो बहुत ही एक अद्भुत काम था। तो आप, हम लोगों ने फोटो देखा है कि आप आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब सीएम थे तब आप सब कुछ ब्लॉगर्स उनसे मिले थे। तो वो घटना क्या थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे मोदी जी ने आप सबको बुलाया, मतलब एक जी जी। के रूप में, क्योंकि वो हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी में एक ये खास बात तो है कि वो हीरों का हुनर पहचानते हैं। कहते हैं कि हीरे बहुत है, पारखी नहीं है। तो वो पारखी वाली नजर है, वो पहचान लेते हैं कि कौन है। तो क्या हुआ जी। एक्चुअल में जब मैंने आपको बताया था कि 2011 में बाबा रामदेव का आंदोलन बहुत तीव्र हो गया था, और मतलब कांग्रेस की सरकार हिल गई थी समझ लीजिए उससे। तो 2011 और 12, उस उन 2 वर्षों में मैंने भरपूर लेख लिखे, विभिन्न विषयों पे, राजनीतिक विषयों पे, सामाजिक विषयों पे। उसमें से एक मेरा लेख था कश्मीर के ऊपर, जिसमें गुलाम नबी फाई के ऊपर मैंने पूरा एक आर्टिकल लिखा था। किस तरह से ये लोग राजनीति का अपना एजेंडा चला रहे हैं, किस तरह से अलगाववादी एजेंडा चला रहे हैं। गुलाम नबी फाई और जो आसिया अंद्राबी है, इन लोगों के ऊपर मैंने पूरा एक कश्मीर के ऊपर 2 लेख लिखे थे। वो लेख मोदी जी को बहुत पसंद आए थे। उन दिनों मोदी जी ब्लॉगिंग किया करते थे काफी, और काफी सक्रिय रहते सोशल मीडिया पे खुद, पर्सनली। तो वो मोदी जी ने गुलाम नबी फाई वाला लेख जो है अपने ब्लॉग पर डाला था, कॉपी किया था, उसमें मेरा नाम भी दिया था। उसके उसको पढ़ के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो उज्जैन का बंदा है, इसका लेख मोदी जी के वेबसाइट पे कैसे आ गया। ऐसा ये यहाँ से बात शुरुआत हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे फिर और दूसरे लेख पढ़े। और फिर जब एक बार सोशल मीडिया की बात चली, असल में हुआ क्या था कि मोदी जी के दिमाग में तो 2014 पहले से क्लियर था, 2014 अपने को कैसे जीतना है। क्योंकि मोदी जी जो हैं काफी टेक्निकल सेवी हैं, और उनका सोशल मीडिया पे अच्छी पकड़ है। और सोशल मीडिया की ताकत पहचानने में सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो मोदी जी का रहा है। सबसे पहले उन्होंने पहचाना, सबसे ज्यादा उन्होंने पहचाना। तो सोशल मीडिया का सबसे अच्छा उपयोग, सबसे ज्यादा उपयोग अगर किसी ने किया तो वो है अपने मोदी जी। तो मोदी जी ने 2012 में यह पहचान लिया था कि कौन कौन, क्या क्या, कितने कितने लोग लिखने वाले हैं, क्या है। इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करके, जब वो सीएम थे तो हम लोगों को एक कोऑर्डिनेट करके हमारी एक मीटिंग आयोजित की थी। हमारे अहमदाबाद के एक मित्र हैं जेपी सिंह, संजय बेंगानी का नाम पहले लिया था मैंने, जनार्दन मिश्रा जी हैं। तो हम सब ये जो पुराने ब्लॉगर हैं हम लोग, ये सब लोग हम इकट्ठे हुए थे अहमदाबाद में। और हम लोग करीब 30-40 लोग थे, और हम लोग वहाँ मीटिंग करने उनसे गए थे। और वहाँ पे यही चर्चा हुई थी कि अगले 2 वर्ष में, यानी 2012 की हमारी मीटिंग हुई है, तो 2012 से 2014, इन 2 वर्षों में हमें क्या ऐसा करना है कि कांग्रेस सरकार के पांव उखड़ जाएं, और सोशल मीडिया पर हम ऐसी हवा बनाएं कि भाजपा आ जाए। उस समय ये कुछ नहीं था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन 2012 से 2014, इन 2 वर्षों में हमने मोदी जी के पक्ष में इतना कैंपेन जबरदस्त चलाया कि वो ऑटोमेटिकली आडवाणी से ऊपर कैंडिडेट हो गए अगले 2 वर्ष में, 2014 आते आते। तो 2011 से 2014 ये 3 वर्ष मेरे जीवन में काफी इंपॉर्टेंट रहे पॉलिटिकली, जिसमें हमने बहुत बहुत ज्यादा काम किया। मतलब ये समझ लीजिए कि मैं दिन में 2-2 ब्लॉग लिखा करता था, कभी कभी तो 2-2 लेख लिखा करता था, कभी राजनीति पे, कभी कश्मीर पर, कभी नक्सल पर, कभी वामपंथियों पर, कभी किसी पर, परिवार विशेष पर, अलग अलग लिखता रहा। तो इन 3-4 सालों में काफी लिखने में मजा भी आया, और उसी को देख के मोदी जी ने हम सबको मिलने बुलाया था। और जब हम लोग मिले थे तो करीब हमारी बैठक 3.5 घंटे चली थी। हमने अंदाज भी नहीं लगाया था कि मोदी हमारे साथ इतनी देर बैठेंगे, लेकिन उन्होंने सबको सुना, और सबको, सबके विचार सुने,
और क्या क्या किया जा सकता है, यूट्यूब पे क्या किया जा सकता है, ट्विटर पे क्या किया जा सकता है, कैसे वीडियो बनाना चाहिए, कैसे ह्यूमर डालना चाहिए, कांग्रेस को कहाँ कहाँ घेरा जाना चाहिए। उस समय कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ये सब काफी हवा में तैर रहे थे। इसके ऊपर हमने काफी लेख लिखे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर वो मामला चलता गया, और 2012 में हमने मोदी जी से अच्छी मुलाकात की। मजा आया था उस समय। तो फिर 2014 आते आते फिर पूरा इतिहास ही बन गया। तो ये जैसे आपने इतने सारे लेख लिखे, सोशल मीडिया पर भी आप लिखते रहे कंटिन्यूअसली, किताब को भी आप ट्रांसलेट करते रहे। उसके बाद 14 के बाद सरकार आ गई, सरकार आने के बाद भी काफी सारा मतलब उसके बाद राष्ट्रवादी लेखकों को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि राष्ट्रवादी चीजें छपना शुरू हो गई थी। तो हो गई थी, हो नई गई थी। सरकार में तो नई सरकार में आपने उसके बाद भी लेखन वगैरह जारी रखा। लेकिन कई जी हाँ जी। बार देखने में आता है कि मतलब एक इकोसिस्टम्स है बहुत सारे। मतलब पहले से एक लेफ्ट विंग का इकोसिस्टम है, एक बाहर की ताकतों का एक इकोसिस्टम है। तो उनके लिए जब कोई लोग काम करते हैं तो उन लोगों को सपोर्ट सिस्टम मिलता है एक पूरा का पूरा। उन लोगों को डिग्रीज भी मिल जाती हैं, उनको फेलोशिप्स मिल जाती हैं, स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, अदर देन दैट मैग्सेसे अवार्ड जैसे अवार्ड्स मिल जाते हैं, बहुत कुछ मिलता है। और मतलब आपने जितना करा है उसका आधा भी नहीं करा होता, उस पर मिल जाता है, सिर्फ अंग्रेजी में बोलने, कुछ भाषण देने, ये सब। तो क्या राष्ट्रवादी लेखकों को ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम कहीं से कुछ मिला कि मतलब उनका घर चल सके कम से कम, या कोई नौकरी लग सके, या कोई पैसा या फंडिंग या कहीं से कुछ ऐसा? क्या ऐसा कोई नहीं सिस्टम है जो इन लोगों को मिल पाया अब तक? ना, अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं मिल पाया। मेरे पर्सनल लेवल पे मैं कहूँ, अगर व्यक्तिगत स्तर पे, तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है। हम्म, बाकी मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो काफी अच्छा लिखते हैं। और यहाँ तक कि कई मित्र ऐसे भी हैं जो 2012 में अपनी नौकरी अमेरिका में, जमी जमाई नौकरी छोड़कर आए मोदी जी के लिए। उन्होंने 2012 से 2014 2015 तक अपना खून पसीना बहाया है। और अल्टीमेटली हुआ ये कि फिर वो अमेरिका वापस चले गए, उनको यहाँ कुछ मिला नहीं, ना वो यहाँ सेटल हो पाए, और जमी जमाई नौकरी हाथ से चली गई, वो अलग। हम्म, ऐसे भी कुछ मित्र हैं मेरे जिनको मैं जानता हूँ, मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहता हूँ किसी का। नहीं। बाकी हिंदुवादियों का या राष्ट्रवादियों का इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, उसकी तरफ बनाने की तरफ कभी किसी संस्था या किसी संगठन का या किसी पार्टी का ध्यान रहा नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, वो सबसे बड़े उदाहरण देता हूँ। मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ। मैं तो बहुत मतलब एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, और मुश्किल से मैंने 2-4 किताबें की होंगी, और हजार एक लेख लिखे होंगे। ये मेरा कोई विशेष काम मैं अपने में गिनते नहीं मानता हूँ। लेकिन एक, आपने नाम सुना है स्वराज्य मैगजीन? बहुत पुरानी मैगजीन है। एक आपने नाम सुना है सुदर्शन चैनल? बहुत फेमस है सुदर्शन चैनल, सब जानते हैं। एक है इंडिया फैक्ट्स, ये सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ी वेबसाइट है। इन वेबसाइट्स को या इन चैनल्स को आज भी चंदा मांग कर अपना काम चलाना पड़ता है, जबकि राष्ट्रवादी सरकार बने हुए 7 वर्ष हो चुके हैं। एक हमारे सबसे प्रिय लेखक है शंकर शरण जी, जो वामपंथियों के बखिए उधेड़ते हैं जमकर, हम्म, अच्छे खासे व्याख्यान देते हैं, बहुत बढ़िया लेख लिखते हैं। लेकिन वो लूप लाइन में पड़े हुए हैं। हम्म, उनको अभी कोई कोई महत्वपूर्ण पद सरकार में नहीं मिला, या ऐसा कुछ नहीं मिला कि वो अपना कुछ एक अपना परिवार तो खैर चले, वो तो ठीक है, वो तो फंडिंग से चलना ही चाहिए कायदे से राष्ट्रवादियों का। लेकिन एक ऐसा फंड होना चाहिए जिसमें शंकर शरण जी जैसे लोग हों, या अरुण शौरी जैसे लोग हों, वो आगे किसी चीज को आगे बढ़ाएं, और राष्ट्रवादी विचार का एक पूरा पूरा सिस्टम खड़ा करें, जिसमें वामपंथियों, कांग्रेसियों या नक्सलवादियों या दूसरे इन विचारों को पूरी तरह से खंडित और पूरी तरह मंडित किया जाए, हालत खराब की जाए उनकी। ऐसा कुछ होना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 7 वर्ष तक हम लोग इंतजार करते रहे कि ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा कुछ सिस्टम खड़ा नहीं किया गया। उसके बजाय उल्टा हुआ ये कि जो जैसे जैसे मोदी सरकार की लोकप्रियता बढ़ती गई, भाजपा लगातार चुनाव जीतती गई, बाहर से आने वाले लोग जो हैं, जो दूसरी पार्टियों से लोग आए या दूसरे विचारों से लोग आए, उन हम्म, लोगों को लेना शुरू कर दिया पार्टी में। और जो मूल विचारधारा, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा थी या राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, उन लोगों को धीरे धीरे साइडलाइन करते करते चले गए, और बाहर वालों को प्राथमिकता दी गई। और जो बाहर वाले जो निरंतर संघ को गाली देते रहे, भाजपा को गाली देते रहे, हिंदुओं को गाली देते रहे, ब्राह्मणों को गाली देते रहे, ऐसे लोगों को प्रमोट करके कुछ को पद दिए गए, किसी को सांसद बना दिया, किसी को कुछ कर दिया। ऐसे लोग हम देख देख बड़ा दुखी होते हैं कि ये लोग ऐसे हो गए कि यहाँ कैसे पहुंच गए। तो इकोसिस्टम बनाना तो आप भूल ही जाइए। कम्युनिस्टों का इकोसिस्टम इतना बढ़िया है कि वो आज भी सत्ता से इतने समय से बाहर हैं,
कई राज्यों में सत्ता में नहीं है, मुश्किल से पश्चिम बंगाल और केरल में सत्ता में है, लेकिन इन दो राज्यों में सत्ता में होने के बावजूद भी उनका इकोसिस्टम पूरे देश में इतना बढ़िया काम कर रहा है कि उनके नाकों चने चबा रहा है आपके। ये हालत हो रही है, उनके हम लोग विभिन्न चैनल उनके उनके पास अभी में। देखते हैं कि वो जो थ्रेटा वाला केस हुआ था कि विदेशों से उनके लिए ट्वीट हो रहे हैं, इंटरनेशनली ट्वीट हो रहे हैं, और अभी भी सुनने जी को ये आ रहा है कि हमारी सरकार का जो मेडिसिन का रॉ मटेरियल अमेरिका ने बंद किया है, उसकी डिमांड इंडिया से गई थी। मतलब इंडिया हाँ के वामपंथी और इन सारे इकोसिस्टम ने बोला था कि बंद कर दो, इनकी मेडिसिन वैक्सीन बंद हो जाए। तो मतलब ऐसा इकोसिस्टम जब सरकार रहते हुए 2 बार केंद्र में आ गई है, उसके बाद इन लोगों का इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वर्ल्ड वाइड वो अपने काम करवाए ले जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी बहुत पावरफुल घुसपैठ उन लोगों की है। मीडिया के अंदर भी, इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश मीडिया पर तो बहुत ज्यादा प्रभाव उनका है। तो बिल्कुल। इकोसिस्टम से लड़ते हुए, अच्छा एक चीज और मुझे पूछनी थी कि जब आप इस इकोसिस्टम से लड़ रहे थे, मतलब एक जो देश विरोधी इकोसिस्टम है जो देश के खिलाफ कर रहा है, तो उस समय आपको धमकियां वगैरह भी कुछ आई थी क्या, या कुछ मैसेजेस इस तरह के उनकी तरफ से? हाँ, वो थोड़ा बहुत तो होता ही है, ये तो हम मान के चलते हैं कि कुछ न कुछ तो रिस्क तो रहेगी, हम्म, क्योंकि ये मैंने जितना लिखा है और जितनी तीक्ष्ण भाषा में मैंने लिखा है, उतना अभी तक किसी ने लिखा नहीं होगा। क्योंकि खासकर आपने 2008 कश्मीरी से 2000 माओवादियों के खिलाफ भी लिखा है, मिस्टर काफी 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 लिखा, काफी लिखा। बोले हैं, और हाँ नक्सल वगैरह वामपंथी का तो आप लिखते ही हैं। तो इतना हाँ उन लोगों का प्रेशर भी है, उन लोगों से दुश्मनी भी ली, बहुत सारे लोगों से, बहुत हाँ। पॉलिटिकल पार्टीज से भी। उसके बाद भी हम्म, इकोसिस्टम की बात आती है तो आज आपका मतलब वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता था, बट घर चलाने के लिए मजबूरी में आपकी एक शॉप है जो फोटोकॉपी की शॉप है, आप वो चलाते हैं, वो मेरी शुरू से है। और बिल्कुल। वही आपकी रोजी रोटी का मुख्य जरिया है। हाँ, कि आपने और अनुवाद। कई सारे ब्लॉग्स, बहुत कुछ लिखा है, और उसके हाँ, भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट सिस्टम रहे या कुछ इस तरह की हेल्प रहे। तो इसके लिए यदि कुछ कोई करना चाहता है, कोई सरकार है जो राष्ट्रवादी विचार की है, वो यदि इसको हम्म। करना चाहे, ऐसा कुछ करना चाहे, तो क्या कर सकती है? आपका कोई सजेशन है? सजेशन तो सब मेरे वैसे तो सजेशन कई बड़े संगठनों को और बड़ी पार्टियों को दे चुका हूँ, कैसे किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का एक्सपर्टाइजेशन फील्ड अलग अलग होता है। जैसे मुझे बोलने की आदत है, हम्म, मैं माइक देख के घबरा जाता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं तो अच्छा बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। हम्म, कुछ अच्छे ऐसे हैं जो अच्छे अनुवादक हैं। हम्म, कुछ लोग ऐसे हैं जो बढ़िया मीडिया में अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का एक पूरा का पूरा एक डाटा बेस बनाना चाहिए सबसे पहली बात तो, कि कौन व्यक्ति किस फील्ड में अपने राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी विचारों का है, तो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, उसको क्या जरूरत हो सकती है, और वो अपने कितने काम आ सकता है इकोसिस्टम बनाने के मामले में। ऐसा एक जब एक डाटाबेस आपको तैयार हो जाएगा, उस डाटाबेस के हिसाब से आप तय करेंगे कि ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा, फला व्यक्ति फला काम करेगा, और फिर उससे पूछा जाए, पर्सनली किया जाए। क्योंकि आपका इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी पार्टी है, आपके पास अथाह पैसा भी है, आपको अलग से अलग अलग उन व्यक्तियों से संपर्क पूछना चाहिए कि आप इस फील्ड में आप ये करना चाहते हो, अब आप बताओ कि आपको क्या चाहिए, आपको संसाधन क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो संसाधन, आपको कितने संसाधन चाहिए, कितने आदमी चाहिए, कितना फंड चाहिए। ये सब करने के बाद आप उनसे संपर्क कीजिए, और उन सबको देने के बाद उनका एक बार काम शुरू हो जाए, वो अपने थोड़ा पैरों पर खड़े हो जाए और उस सिस्टम के अंदर आ जाए, उसके बाद आप उनका एक सर्कल बनाइए, ऐसा सर्कल जो एक मुश्त हमला करे सामने वाले विरोधी विचार पर। अभी क्या हो रहा है, सब एक चीज और भी है कि बिखरे कई लोग बिखरे आप हुए। लोगों को मतलब ये बोलते हैं कि ये तो ट्रोल्स हैं, ये तो सिर्फ गालियां देने वाले लोग हैं, ये तो हमला करने, तो वैसा भी नहीं है कि मतलब आप एक अच्छे पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति का उपयोग इतिहास लेखन में भी कर सकते हो। भारत का एक इतिहास है जो सही तरीके से नहीं पढ़ाया गया, गलत इतिहास पढ़ाया गया है। तो ये सारे पढ़ने लिखने वाले लोगों से आप पुरानी किताबें पढ़वाकर, शास्त्र पढ़वाकर, और उसके आधार पर नया सिलेबस डिजाइन करवा सकते हो। और कुछ अच्छी पॉलिसीज कैसे बने, कल्चरल आइडेंटिटी इंडिया की कैसे विदेश नीति में कन्वर्ट हो, ये सारी चीजों का भी उपयोग इन लोगों का बहुत अच्छा हो सकता है, जो एक पॉजिटिव उपयोग भी होगा। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। कहीं राजनीति, घंटा कर। राजनीति के अलावा, हाँ, राजनीति के अलावा कई विषय ऐसे हैं, इतिहास है, मंदिर हैं, हमारे प्राचीन जो ज्ञान है, अर्थशास्त्र है, कई वेद हैं, संस्कृत में कई चीजें हैं जो संस्कृत से लोग अनुवाद करते हैं। ऐसी सैकड़ों सैकड़ों चीजें हैं जो लोग करना चाहते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है, अब जैसे मेरी दुकान है,
तो मैं पहले दुकान चलाऊंगा, स्वाभाविक सी बात है कि पहले मैं दुकान चलाऊं। उसके बाद मेरा सेकंड प्रायोरिटी क्या आती है, अनुवाद, क्योंकि वो भी मेरी रोजी रोटी है, वो सेकेंडरी काम है मेरा। मैं अनुवाद करूंगा प्रोफेशनल, तो किसी ने मुझे अनुवाद काम दिया, मैं अनुवाद करूंगा, फोटो कॉपी करूंगा, दुकान चलाऊंगा। अब इन सब काम करने के बाद मेरे पास ऐसा समय कहाँ बचता है कि मैं किसी पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्व हूँ या किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हूँ जिसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे पास समय ही नहीं बचेगा ये सब करने के लिए। तो इन सब से मुझे दूर करना है। यदि ये एक मेरा छोटा उदाहरण, ऐसे ऐसा कि मुझे सबको दूर, सबसे दूर कर दिया जाए इन सबसे, कि मैं केवल एक ही दिशा में सोचूं और मैं अपने परिवार की दिशा में सोचने से राष्ट्रवादी फ्री हो जाऊं। विचार वालों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनका घर ही नहीं चलेगा जब, तो फिर वो बाकी की चीजें नहीं हो रहा। आंदोलन में करेंगे। वो लोग कोई ऐसा नहीं था कि मतलब किसी ने पैसा दिया था इसलिए काम कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि वो देश को बचाना चाहते थे, संस्कृति को बचाना चाहते थे, राष्ट्र और धर्म के लिए सबसे पहले था, तो वो उसके लिए काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को यदि जगह बाद में नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज कि आप कुछ ऐसा भी नहीं कि फ्री में पैसा बांट रहे हो, आप उन्हें काम दो। हाँ, काम के बदले कई काम। साहित्य एकेडमीज हैं जहां पर ऐसे ऐसे लोग घुसे पड़े थे जिनने कुछ नहीं किया, वो किसी के बेटे हैं, किसी नेता के रिश्तेदार हैं, ऐसे घुसे हुए थे 70 सालों से। तो जो जेन्युइनली लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, अनुवादक हैं, उनको आप लेकर कुछ अच्छी पुस्तकों का कार्य करवा सकते हो, आयुर्वेद को बढ़ावा देने का। उज्जैन ही है, जैसे महाकाल है, विक्रमादित्य के काफी काम है, वारामेर का है, वहां का वो सब हो सकता था। लेकिन बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उन चीजों पर ध्यान देने की जगह फिर वही लोग आ गए जो डिग्रीज लेकर ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से आ रहे हैं या बाहर से कहीं से आ गए, उनको बैठा दिया गया सर पर। तो ये वाली चीजों से बहुत ज्यादा इकोसिस्टम का एक नुकसान हुआ है, क्योंकि वो लोग कल्चरली ग्राउंडेड नहीं है, जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं है जो उस जगह पर बैठ गए, बस पीएचडी की डिग्रीज रखी हुई है। तो ऐसा नहीं है सब पीएचडी वाले या विदेश से आए हुए बेकार हैं, लेकिन सब अच्छे हैं ऐसा भी नहीं है। क्योंकि पत्रकारिता जब शुरू हुई थी तो वो सारे लोगों पर पहले डिग्रियां नहीं होती थी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की, वो सारे लोग दिल लेख लिखते थे भावना के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, और वहां से वो चीजें फैलती थी समाज में, और वही लोग पॉपुलर। मेरे पास भी कोई डिग्री नहीं है। हाँ, ये शायर और जो लेखक और ये डिग्रियों से थोड़ी बनते हैं, ये तो मतलब एक्सपीरियंस। नहीं नहीं। तो अगर आप मतलब बिल्कुल। एक व्यक्ति लोगे जो कॉलेज से डिग्री लेकर निकला है और एक व्यक्ति है जो एक्सपीरियंस लेकर निकला है, तो एक्सपीरियंस वाला आगे रहेगा। लेकिन आप एक्सपीरियंस वालों को सिर्फ डिग्री ना होने के कारण बाहर कर दोगे, तो आप में और दूसरी सत्ताओं में फिर अंतर क्या होगा? हम तो वही बोलते हैं, बात है। भारत की कला संस्कृति डिग्रियों की मोहताज नहीं है, तो उन लोगों को भी जगह असल में मिलनी चाहिए। तो दूसरी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो काफी सारे यूथ हैं सोशल मीडिया पर और लिखते हैं और मतलब चाहते हैं कि लोग उन्हें पढ़ें, तो उनके लिए आपका क्या एक सुझाव है कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना जा सकता है? कौन से मुद्दे उन्हें उठाने चाहिए, कौन से नहीं उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आज आज की तारीख में तो सोशल मीडिया इतना सशक्त हथियार बन चुका है कि अब इसमें काफी लोग ऑटोमेटिकली खुद ही लिखना शुरू कर रहे हैं, अच्छा काफी। और काफी अच्छे लेखक भी अब सामने आ गए हैं। पर फिर भी एक समस्या मेरे सामने हमें आते, हो सकता है कि मैं पुराना आदमी हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगता होगा कि भाषा बड़ी विकृत हो रही है। मेरा सबसे पहला सुझाव तो ये है कि भाषा ठीक करें। भाषा बड़ी विकृत हो रही है, उसमें अंग्रेजी मिक्स हो रही है, ये ठीक बात नहीं है। अगर आपको लिखना है तो किसी एक भाषा में ठीक से लिखिए, उसके शब्दों पर जाइए, और शब्द की ताकत बहुत होती है। तो आप अच्छे शब्द ही उपयोग कीजिए, और कोशिश कीजिए अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो अच्छा हिंदी लिखे, भाषा खराब ना हो, प्लस गाली गलौज ना हो। आज की तारीख में क्या हो गया है, 2015 के बाद मेरे देखने में आया है, 14-15 तक तो ठीक है, पर 2015 के बाद धीरे धीरे स्थिति ये हुई है कि गाली गलौज बहुत बढ़ गई सोशल मीडिया पर। मतलब अच्छे खासे जो काम करने वाले हैं लोग, वो भी धीरे धीरे विकृत होते चले गए, भ्रष्ट होते चले गए, और गालियां बकने लग गए सोशल मीडिया पर। हमारे टाइम पे 2007 से 2014 के बीच में गालियां हमने खूब खाई, लेकिन दी किसी को नहीं। हमने मीडिया के लिए मैंने शब्द नया इजाद किया था, लश्कर मीडिया या जय से पत्रकार, ये दो शब्द मैंने काफी उपयोग किए। इसको सुनकर मतलब सामने वाला बड़ा वो हो जाता था, इसमें गाली भी नहीं है और बड़ी तीखी मिर्ची लगने वाली बात थी। लश्कर मीडिया और जय से पत्रकार, इन दो शब्द। तो ऐसे शब्द आप उपयोग बनाइए या उपयोग कीजिए जिसमें सामने वाले को व्यंग लगे, ना कि गाली गलौज हो। गाली गलौज से आपकी बात हल्की होती है, सबसे पहली बात तो ये है।
तीसरा कंटेंट, तीसरी बात ये कंटेंट, अगर कंटेंट आपका अच्छा है, विषय पर आपकी पकड़ है, तो आप पहले सर्च कीजिए, कोई भी एक विषय है उस पर पहले सर्च कीजिए और पोस्ट करने की जल्दबाजी मत कीजिए। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि हम सबसे तेज के चक्कर में गड़बड़ हो गई है। सबसे पहले मैं, सबसे तेज मैं, सबसे जल्दी मैं करूंगा, सबसे पहले मैं पोस्ट करूंगा, इस चक्कर में गड़बड़ हुई है। आप रुकिए, ब्रेकिंग कोई न्यूज घटना, कोई, हाँ कोई घटना होती है तो आप रुकिए, पहले देखिए क्या हो रहा है। एक दिन रुकिए, 2 दिन रुकिए, उसके पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, जिसे हम लोग बिटवीन द लाइंस कहते हैं। पहले वो सोचिए कि क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी घटना हुई है तो उसके पीछे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा सकता है, या इसका इसका फायदा किसको हो रहा है, या आने के आगे इसका फायदा किसको होने की संभावना है। ये सब चीजें आप पहले एक दिन रुक के सोचिए, देखिए, पढ़िए उसको, उसके बाद पोस्ट कीजिए। ये नहीं कि वो आज तक के चैनल की तरह सबसे पहले मैं, सबसे तेज मैं के चक्कर में क्या होता है कि आपकी कंटेंट सब गड़बड़ा जाता है, और उसमें क्या होता है कि 2-4 फॉल्स न्यूज चली जाती है, तो फिर अल्टीमेटली फिर आपको या तो पोस्ट हटानी पड़ती है, या माफी मांगनी पड़ती है, या फिर आपकी पोस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बेटर ये है कि थोड़ा स्लो पोस्ट करें, धीरे पोस्ट करें, एक आध दिन रुक जाएं, बात करें, देखें, लोगों से पता करें, सर्च करें नेट पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके बाद आप पोस्ट करें। ये 3 मेन बिंदु है, भाषा, कंटेंट और गाली गलौज। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें तीनों चीजों का, तो आप देखते देखते बहुत जल्दी कोई भी युवा सोशल मीडिया पे रफ्तार पकड़ लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वही के मतलब शब्दों की मर्यादा हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वो एक बार बिगड़ी तो आपकी जो छवि बन जाएगी वो हमेशा बनी रहेगी लोगों की नजर में, तो वो ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, अपनी वोकेबलरी इतनी ज्यादा बढ़ाएं, व्याकरण, कि वो शब्द आपको गाली उपयोग ना करनी पड़े, उसकी जगह आप इतना अच्छा शब्द ले आए कि कई बार ना कुछ साधारण शब्द भी गाली से ज्यादा चुभा सकते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल। वो ज्यादा चुभते हैं जो साधारण हाँ, शब्द होते हैं, तो वो आपकी सही है, वोकेबलरी पढ़ने से थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगी, वो बढ़ाएं। और एक और बढ़ाएं। चीज इसी तरह की है कि सोशल मीडिया पर कई बार क्या रहता है, व्यक्ति पोस्ट में लाइक देखने के लिए पोस्ट करता है। एक होता है जो करना चाह रहा है पोस्ट, वो पोस्ट करे। एक होता है कि वो सोच रहा है कि जनता इस पर ज्यादा पसंद करेगी तो ये वाला लिख दूं, तो देखने के लिए पोस्ट ना करें कि ये मतलब, तो वो क्योंकि आपके खुद के मन में भी वो चीज नहीं है, लेकिन आप नहीं है। इसलिए कर रहे हो कि यार ये लोगों को ये पसंद आएगा, तो वो करने से खुद की एक छवि लोगों के मन में वैसी उल्टी सीधी बन जाती है जो आप खुद नहीं होते हो। तो वो बिल्कुल। बड़ी चीज है कि लाइक्स के लिए शुरू में ना भागे, ऑटोमेटिकली आपका हाँ, जन बढ़ेगा तो आपके विचार के फॉलोवर्स बढ़ेंगे और आपको मिल जाएंगे, तो उस तरह बिल्कुल। का काम होता है। तो अभी आगे की आपकी, सुरेश जी, क्या योजनाएं हैं लेखन को लेकर, इसको लेकर कुछ इस तरह का नया करने का आपका प्रयास चल रहा है? नया तो कुछ विशेष नहीं चल रहा है, क्योंकि अब समय भी कम मिल पाता है, और अब मेरी 56 वर्ष की आयु हो चुकी है, तो अब थोड़ा सा लेखन भी कम करवा कर दिया है मैंने, स्वास्थ्य को देखते हुए। बीच में मेरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो गई थी, बढ़ गई थी, तो मैंने अब लेखन वैसे कम कर दिया है। लेकिन अब आजीविका के तौर पे अनुवाद जो है वो चल रहा है, तो छोटा मोटा अनुवाद बीच बीच में काम मिलता रहता है, अनुवाद का कार्य चलता है, और दुकान है। बाकी ऐसा कोई विशेष अब लेखन बचा नहीं। फेसबुक पे जरूर छोटा मोटा थोड़ा बहुत लिख देता हूँ, पॉलिटिकल। बाकी अब ऐसा कोई बड़ा लेखन अब विशेष रहा नहीं, क्योंकि समय समय की एक तो कमी है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। फेसबुक पर तो जब साहित्यकारों के नाम लिखे जाएंगे इतिहास, आप लोगों के सबसे ऊपर आएंगे, 50-50 हजार फॉलोअर्स सीधे सीधे जाते हैं, तो इसको इसको साहित्यकार नहीं कहेंगे आप, इसको साहित्यकार नहीं हम साहित्य हम युग लोग कह युग सकते हैं के अनुसार बदलता है ना। अब ब्राह्मी लिपि से देवनागरी से हिंदी, और हम जिस भाषा पे आ गए हैं, कि बिल्कुल बिल्कुल आगे सही जिस कह ओर रहे जा हैं। रहे हैं उनके लिए यही साहित्य होगा। अब तो मुझे भी सही है, समझ में सही नहीं है। आता कि वो शॉर्ट फॉर्म में एबीसी लिख देते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है। कई बार तो शॉर्ट फॉर्म वर्ड से बड़ा हो जाता है, तो पूरे सेंटेंस या पैराग्राफ का शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नई जनरेशन तो बहुत ही अलग सोच रही है, मतलब समय बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बाद में हाँ हाँ। असली में भी वो अब स्पेलिंग आजकल, आज इनके शॉर्ट आज का फॉर्म लिख जमाना दे रहे मीम मीम का जमाना है। आज का हैं। जमाना मीम का जमाना है। वही वही हाँ, अब आजकल लोग शब्दों में नहीं लिखते, चित्रों में लिखते हैं। वो जब PLZ लिखना शुरू कर देंगे ना, थोड़े दिन बाद जब असली में प्लीज लिखना होगा तो सोचेंगे इसकी स्पेलिंग क्या थी।
तो वही सब वही भाषा भ्रष्ट हो रही है। आता जा रहा है। तो लेकिन आपका जो लेखन है वो अद्भुत है, आपके जो फॉलोवर्स हैं वो हमने देखे हैं जेन्युइन है, मतलब वो आपसे जुड़े हुए हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो आप ये लिखेंगे तो इस उधर चले जाएंगे, वो लिखेंगे तो उधर, वो आपसे पर्टिकुलर जुड़े हुए हैं, आपको पसंद करते हैं क्योंकि वो आप पर भरोसा करते हैं। एंड दैट्स व्हाट मेक यू इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर वही होता है कि वो जो लिख देता है उसकी बात बात को हजारों लोग मानते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो लिखेगा वो तथ्यात्मक लिखेगा, ये व्यक्ति जो लिखेगा वो गलत नहीं लिखेगा। तो वो एक शक्ति आपके हाथ में है, जो स्पाइडरमैन में एक डायलॉग है ना कि बड़ी के साथ आती है बड़ी शक्ति। तो आप लोगों के ऊपर भी वो जिम्मेदारी भी आ जाती है कि आप लोग कुछ भी ऐसा ना लिखें कि ब्लाइंडली फॉलो करने वाले लोग उसको भी फॉलो कर तो लेकिन आप करते भी हैं ऐसा, जी आप कभी भी संयमित रहकर कुछ कुछ सारी पोस्टें करते हैं, और आपके कमेंट्स में भी आपको गालियां भी जो लोग देते हैं उनको भी आप संयमित रहकर जवाब देते हैं। मैंने कभी हंसी मजाक में कुछ कर देते हैं, लेकिन आपने गाली पलट कर नहीं दी। ये एक बहुत अच्छी कला जी आपके अंदर है। तो हम लोग आशा करते हैं कि आगे आपका जो स्तर है उस स्तर का कुछ आपको काम मिले, उस स्तर के आप किसी सरकारी उसमें जाएं। उससे मेरा तो मानना है कि पत्रकारिता विश्वविद्यालयों में आपके जैसे प्रोफेसर होने चाहिए, जो लोगों को न्यूज सोशल मीडिया बताएं, शब्दों की मर्यादा सिखाएं, क्योंकि आपने 3 पीढ़ियां जी हैं, मतलब प्रिंट मीडिया से निकल कर आते हुए, ब्लॉगिंग वाला एक प्लेटफॉर्म से आते हुए, और सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म, तीनों की पत्रकारिता आपने देखी है। और आज नई मीडिया को भी आप देख समझ रहे हैं, विचारधाराओं को भी समझते हैं। तो ऐसे लोगों से जो युवा सीख सकते हैं वो बहुत अलग तरह की चीज होती है। तो हम आशा करते हैं कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो आप किसी अच्छे स्थान पर होंगे, कि हम लोग इसी तरह से बात करेंगे। तो आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते।